नमस्कार. मी सुनील दुधे. पेन्शन विथ चरपा या कार्यक्रमात आपले स्वागत आहे. देशात आणि जगात कोरोना महामारी संकटाने सामान्य माणूस ते राजकारणी भयभीत झाले आहेत. देशातील नागरिकांची सुरक्षितता व त्यांना कोरोना या महामारीपासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी देशातील कर्मचाऱ्यावर आहे. मात्र तेच कर्मचारी 26 जून 2020 ला पेन्शनसाठी ऑनलाईन आंदोलन करणार आहेत. काय आहे ऑनलाईन आंदोलन आणि कसे होणार आहे ऑनलाईन आंदोलन या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत नॅशनल मुवमेंट ऑफ ओल्ड पेन्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजयकुमार बंधूजी. सोबतच आहेत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष सन्माननीय वितेशजी खांडेकरजी. आपलं दोघांचंही या कार्यक्रमात मी स्वागत करतोय. कोरोना शहीदों को पुष्पवर्षा नहीं पुरानी पेंशन दो, यह आंदोलन युवा कर्मचारियों ने छेड़ा है. विजय बंधु जी, क्या है यह आंदोलन और क्यों किया जा रहा है यह आंदोलन, हमें बताइए. तो ये 26 जून को, क्योंकि इस दौर में जो अभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं. निश्चित रूप से जीवन पद्धतियां बदली हैं, कर्मचारी संगठनों की सोच में बदलाव आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है और तमाम सारी व्यवस्थाएं ऐसी आई हैं जिससे हम लोग को ये मजबूरन इस तरह की व्यवस्था में शामिल होना पड़ रहा है. और ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन का कोरोना की वजह से शासन प्रशासन के निर्देशों को भी हमें फॉलो करना है, उनकी बात को भी मानना है. उस दृष्टिकोण से हमारे कुछ अच्छे साथियों का सुझाव आया कि इस दौर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो एक आइडिया हमारे उपाध्यक्ष वितेश जी के पास में आया, तो ये हुआ कि अगर इस पर सब सहमति बनती तो बेहतर इस पर हम लोग कर सकते हैं. और बाद में पूरी राष्ट्रीय टीम उस पर सहमति बनी और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े. इसमें सब इतना है, मैं एक बात बहुत विनम्रता से सरकार से और पब्लिक से और कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल, अगर सर्वश्रेष्ठ वक्त अगर दिया है तो कोरोना टाइम में दिया. मतलब जब सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई, सारे लोग अपने घरों में बैठ गए, उस दौर में कर्मचारी, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस हो या जो भी कर्मी लगे हैं, सारे लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और यहाँ तक संक्रमित होने के बाद, यहाँ तो कई सारे लोग जान देने के बाद भी इस कोरोना महामारी में अपनी जिम्मेदारी निभाई है. और उसके बाद उनके साथ घटनाएं हुई है. आप महाराष्ट्र ले लीजिए, जो हमारे पास रिपोर्ट आई, पुलिस विभाग के बहुत सारे साथी हमारे जो आज इस कोरोना शहीद हुए हैं. तो ऐसे समय में मुझे सबको लगा कि हम लोग उनकी बात को उठाएं, उनकी आवाज को उठाएं और उन्हें श्रद्धांजलि दें कि आप हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए किए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको याद करें और सरकार को यह याद दिलाएं कि ये जो एमपीएस के अंतर्गत लोग गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको आप पुरानी पेंशन से क्यों बाहर रखे हैं, एक बड़ा सवाल है. तो इसी सब को लेकर के हम लोग 26 जून को ट्विटर पर अपने अपने घरों में, ऑफिसों में, जहां भी हैं, उस हालात में रहते हुए हम अपने कोरोना के जो साथी हैं, जो शहीद हुए हैं, कोरोना शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, उस वर्षा नहीं पुरानी पेंशन चाहिए, इस स्लोगन के साथ हम लोग ट्विटर पे अभियान चलाएंगे. क्योंकि ट्विटर आज के जमाने का सबसे मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जो सीधे सरकार तक या जहां तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं पहुंचती है. इसलिए इस अभियान को हम लोगों ने रखा और पूरी उम्मीद है कि ये बहुत बेहतरीन सफल हो. जो अभी तक फिलहाल आया है उसमें बहुत पूरे हिंदुस्तान के लोगों का अच्छा रुझान है. ठीक है खांडेकर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा की कर्मचारी आपल्या घरातच राहून हे आंदोलन करणार आहेत. अशा वेळी लाखो संख्येने कर्मचारी या आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. हे आपल्याला कसं समजणार आहे, कसं तुम्ही सरकारला समजावून सांगणार की लाखो कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी आहेत. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. आणि आता आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत विजय कुमार बंधूजी यांनी सांगितलं की कोरोनाच्या काळामध्ये परिस्थिती फार बदललेली आहे. रस्त्यावर उतरून आंदोलन आपल्याला करता येत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये ट्विटरवर आंदोलन करणं हे काळाची गरज आहे. आज या आंदोलनाचं जर तुम्ही शीर्षक बघाल तर शीर्षकामध्ये लिहिलं आहे की कोरोना शहीदांना पुष्पवर्षा नको, पुष्पवर्षा नको, त्यांना पुरा अजूनही पेन्शन द्या. म्हणजे आम्ही काय म्हणत आहोत की कोरोनाग्रस्त शहीद झाल्या, कोरोनाच्या काळामध्ये काम करताना जे शहीद झालेले आहेत त्यांना तुम्ही जुनी पेन्शनची आम्ही मागणी करत आहोत. आणि आताच्या घडीला ट्विटर शिवाय योग्य पर्याय तरी आपल्यापर्यंत कडे नाही आहे. आणि ट्विटरचा वापर करून आपण आपली गोष्ट, आपलं मत ज्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं डायरेक्ट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो. आणि आता ज्या पद्धतीनं संपूर्ण देशभरात या
अभियानाची चर्चा सुरू आहे. ऑनलाईन अभियानाची चर्चा सुरू आहे संपूर्ण देशभरात, केवळ महाराष्ट्रात नाही, युपी मध्ये नाही, तर पूर्ण देशामधले जे राज्य आहेत एनओपीएस अंतर्गत त्या संपूर्ण राज्यामध्ये या अभियानाची चर्चा आहे. आणि या जे ट्विटरवर आंदोलन आहे याचं वैशिष्ट्य असं आहे की याच्यामध्ये आपल्याला एक हातामध्ये अशा प्रकारचं पोस्टर घ्यायचं आहे. अशा प्रकारचं पोस्टर घेऊन याची फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करून ते रिस्टोर ओल्ड पेन्शन या हॅशटॅगचं ट्विट करायचं. जेव्हा आपण पोस्टर घेऊ, त्याचे फोटो काढू, व्हिडिओ काढू आणि ते पोस्ट करू, तर निश्चितच आपल्या लक्षात येणार आहे किती ट्विट केले जाणार आहेत. याच्यावरून सुद्धा किती लोक या अभियानामध्ये सहभागी होत आहेत त्याची माहिती मिळणार आहे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मागच्या 1 मेला कामगार दिवसाच्या दिनी सुद्धा आम्ही एक असं राष्ट्रीय स्तरावर अभियान राबवलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये लोकांचा भरपूर सहभाग होता. आणि त्या पेन्शनचा जो विषय तो ट्रेंड पण झाला होता. तर मला आणि आमचे जे पूर्ण राष्ट्रीय टीम आहे, महाराष्ट्राची जे टीम आहे, या सगळ्यांना पूर्ण खात्री आहे की हे होणारं आंदोलन ऐतिहासिक होईल आणि या बदलत्या काळामध्ये चांगला याच्यातून आउटपुट निघतील अशी मला अपेक्षा आहे. निश्चितच. आणि मला असं वाटते ट्विटरवरचं आंदोलन ऑनलाईन आंदोलन आहेच, पण हे पोस्टरवाला आंदोलन सुद्धा आहे, हे विशेष बाब। मैं विजय बंधु जी से पूछना चाहूंगा कि जो कोरोना महामारी का जो दौर चालू है, इस दौर में आम आदमी भी भयभीत हुआ है, परेशान हुआ है, घर से बाहर निकलने के लिए डर रहा है, और जो कर्मचारी है वो कर्मचारी भी थोड़ा डरा हुआ है। इस समय ये आंदोलन करना सही होगा क्या? नहीं, ये बात सही है। कोरोना महामारी से आम व्यक्ति भी, पूरा कर्मचारी वो भी डरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक वैश्विक महामारी है और एक संकट है, लेकिन उन संकट के बीच में सबसे ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी भूमिका निभाई है। आज लाखों लोगों का अगर जीवन बचा है तो हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और तमाम सारे जो लगे हुए हैं उनकी वजह लगा। अगर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम लोगों के लिए अपने सब कुछ निछावर कर सकते हैं, तो अपने लिए हम अपनी एक बात तो कह सकते हैं ना। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी तैयार हो। एनएमओपीएस एक बड़ा बैनर है और संघर्षों का एक लंबा इतिहास एनएमओपीएस बैनर का रहा है, तो इसमें एनएमओपीएस पर लाखों लोगों को विश्वास है। यहाँ तो एक सूचना के जाती है कि करना है, तो लाखों लोगों के में खुशियां होती, भाई चलो मुझे कुछ करना है, आंदोलन सिलसिले में कुछ करना है। और ये तो हमारे उन शहीद कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम है, सारे के सारे लोग स्वतः से प्रेरित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़े, तो इसमें डर की कोई बात नहीं है। और इसमें भी नहीं कहा जा रहा कि आप कहीं गैदरिंग करिए, आप जहां हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हो, आप अपनी आप पोस्टर को ले और अपनी सेल्फी ले, उसके बाद ट्विटर पर अपना कहते, इसमें कोई भीड़ को इकट्ठा नहीं करना, हमें सारे शासन के जो नियम है, शासन के जो नियम है उसको फॉलो करते हुए करना, तो इसमें कहीं गैदरिंग नहीं करना, इसलिए कोई डर की बात नहीं है और सारे लोग तैयार हैं। बराबर, घर में बैठ के आंदोलन करना है, कोई डर की बात तो है ही नहीं। और संविधान ने हम सभी को हक दिया है कि अपना जो बात है लोगों के सामने रखना, अपनी मांग को सरकार के सामने रखने का पूरा हक दिया है, इसलिए आंदोलन की कोई दौर नहीं है। मैं खांडेकर से पूछना चाहूंगा की कोरोना महामारीच्या पूर्वी सुद्धा प्रत्यक्ष मैदानामध्ये उतरून लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सह आपण मोठमोठे आंदोलन केलेले आहात, त्यावेळी सुद्धा सरकारने पाहिजे त्याप्रमाणे त्याची दखल घेताना आम्हाला दिसलेलं नाहीये। मग यावेळी लोक घरात बसून आंदोलन करणार आहेत आणि ते ऑनलाईन आंदोलन करणार आहेत, मग खरंच सरकार या आंदोलनाची दखल घेणार का? या आंदोलनाकडे खरंच सरकार लक्ष देणार का? तुमचा प्रश्न बरोबर आहे, परंतु तुम्ही जे म्हटलात की मागच्या सरकारने पाहिजे तसं लक्ष दिलेलं नाही आंदोलनाकडे, पण हे तुमचं जो विधान आहे याच्याशी मी सहमत नाही। तुमच्या माहितीस्तव सांगतो की जेव्हापासून या आंदोलनाची सुरुवात झाली मागच्या 4 वर्षापासून, तर या 4 वर्षामध्ये एनपीएस योजना असेल, डीसीपीएस योजना असेल, यांच्या संदर्भात बरेचसे नियम निर्णय केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने घेतलेले आहेत। वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल या एनपीएस योजनेमध्ये करण्यात आलेले आहेत। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मागे जेव्हा निवडणुकीच्या पूर्वी जे राज्याचे वित्तमंत्री केसरकर साहेब होते, यांनी सुद्धा आपल्याला कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना देण्याची पूर्ण हमी दिली होती, परंतु निवडणुका लागल्या त्याच्यामुळे आता काही गोष्टी मागे पडल्या। एवढंच नाही तर आता या नवीन सरकारमध्ये सुद्धा जे शंभूराजे देसाई राज्य वित्तमंत्री आहेत, त्यांनी सुद्धा आपली गोष्ट मान्य करण्याची त्यांनी मंजुरी दिली होती। तर असं म्हणता येत नाही की लाखोचे मोर्चे झाले आणि आपला त्याच्या सरकारवर काही प्रभाव पडला नाही। निश्चितच प्रत्येक आंदोलनाचा सरकारवर प्रभाव पडत असतो,
आणि या आंदोलनाच्या द्वारे सुद्धा सरकारवर प्रभाव पडणार आहे. मला तुम्हाला हेच सांगायचं आहे की हे जे जुनी पेन्शनची मागणी आपण करत आहोत हे काही साधी सोपी मागणी नाही. ही मागणी संपूर्ण जो संसदेमध्ये कायदा झालेला आहे, आपल्या विधान भवनामध्ये कायदा झालेला आहे, तो कायदा बदलवण्याच्या साठी हा आंदोलन आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की आंदोलन किती मोठं आहे आणि एवढ्या कमी वेळामध्ये सरकारच्या आपण जे दबाव टाकतो तेवढ्या लवकर सरकार याला बळी पडेल आणि आपल्याला पुराणी जुनी पेन्शन योजना देईल असं आपण गृहीत धरणं फारसं योग्य नाही. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जे आमचं एनओपीएसचा फुल फॉर्म तुम्हाला नॅशनल ओल्ड पेन्शन स्कीम मुवमेंट म्हणजे मुवमेंट म्हणजे अभियान. तर अभियान ते 2 वर्षात 5 वर्षात मध्ये अभियान होत नाही. अभियान ही निरंतर चालणारी गोष्ट आहे. आणि मी तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो की जरी आता लॉकडाऊन असेल, या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जे कर्मचारी मृत झालेले आहेत, जे कोरोनामुळे शहीद झालेले आहेत, त्यांच्यासाठी आवाज कोण उठवणार? जे कर्मचारी मृत्यू झाले त्यांच्या परिवाराला पेन्शन नाही आहे, त्यांच्या परिवाराची जिम्मेदारी कोण घेणार आहे? त्यांच्यासाठी कोण लढणार आहे? आणि म्हणून त्यांना त्यांच्या कुटुंबांना पेन्शन मिळवून देणं, त्यांच्यासाठी आवाज उठवणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. आणि आज आपण त्यांच्यासाठी जर आवाज उठवला नाही तर त्यांच्यासाठी आवाज कधी उठवणार? आणि आता सरकारचे जे लॉकडाऊनचे नियम आहेत त्याच्यानुसार आपल्याला गॅदर होता येत नाही, एकत्रित येता येत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपली गोष्ट सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ट्विटर शिवाय दुसरा काही मार्ग नाही. आणि निश्चितच या मार्गाचा सगळे अवलंब करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. महाराष्ट्रात नाही तर देशभरामध्ये लाखोच्या संख्येनं ट्विट करून आपली गोष्ट सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल याच्यात मला मुळीच शंका नाही. आणि आमची राष्ट्रीय टीम आणि महाराष्ट्राची जी टीम आहे ते याच्या संदर्भात साशंका आहे. निश्चितच हा ऑनलाईनचा जो आंदोलन आहे हे खूप ऐतिहासिक होईल. हा, निश्चितच खांडेकर सर, तुमचं मत आहे की निश्चित या आंदोलनाची सरकार दखल घेणार आहे. पण खरा प्रश्न हा पड़तो आणि तो मैं विजय बंधु सरांना विचारने, मैं विजय बंधु जी से मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइए इस महामारी के दौर में सरकार की आर्थिक बुनियाद हिल गई है, सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। क्या इस हालात में सरकार पुरानी पेंशन देगी? वैसे भी तो नरेंद्र मोदी जब से आए तब से सरकार की आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है, वो बात गौरतलब है। लेकिन फिर भी क्या मुझे आप बता सकोगे कि क्या सच में आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण भी सरकार अभी पुरानी पेंशन देगी? देखिए, ऐसा है, मेरी आवाज जा रही है? जी जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोरोना की वजह से निश्चित रूप से सरकार की आर्थिक स्थिति डावाडोल हुई है, इसको हम मानते हैं। लेकिन सरकार के पास जो उपाय हैं, जो बड़े उपाय हैं, उस पर काम करने के बजाय छोटे छोटे उपाय काम कर रही है। अब भत्ता, डीए या इस तरह की चीजें किसका, जो खुद काम कर रहा है, जो इस युद्ध में काम कर रहा है, जो इस कोरोना में अपनी सब कुछ दांव पे लगा के काम कर रहा है, उसका कटौती कर रहे हैं, गलत है। मैं कहता हूं अगर आपके पास आर्थिक मंदी आई है, उसका एक अच्छा सोल्यूशन है और वो यूनिक है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अगर सरकार एनपीएस को बैक कर ले तो उससे सरकार का और देश का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। बहुत सारा कर्मचारियों का पैसा, 60 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का पैसा पीएफआरडीए बिल के पास, जो इनके साथ अनुबंध हुए हैं, पैसा रखा हुआ है प्राइवेट कंपनियों के पास। अगर सरकार उस अनुबंध को तोड़ती है तो कई हजार करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे, जो तत्काल आर्थिक मंदी को दूर कर देगी। दूसरा, मैं एक बात जो कहना चाहता था कि 10% मेरा, 10% सरकार का, हर महीने कौन ले जा रहा है? सरकार नहीं ले जा रही है, प्राइवेट कंपनियां ले जा रही हैं। तो मैं कहता हूं अपना पैसा और मेरा पैसा आप हमारे गले पे हथियार रख करके या डरवा करके, जो भी जैसे भी आप काट करके आप किसको दे रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों को। एनपीएस से सरकार का क्या फायदा है, आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमको नहीं बता पाया। आप कहते पुरानी पेंशन मेरे लिए भार है तो मैंने एनपीएस लाया, एनपीएस से लाभ क्या है सरकार का, देश का क्या फायदा है? चलो कर्मचारियों की बात मान लेते हैं कि नुकसान हो रहा है, लेकिन देश का भी नुकसान हो रहा है। इस बात को सरकार कब समझेगी? यही बात मैं कहना चाहता हूं कि इस मंदी के दौर में अगर एनपीएस को बैक करती है तो सरकार की मंदी दूर हो जाएगी और आने वाले टाइम में हम अपना 10% सरकार को देंगे और सरकार का 10% बचाएंगे। 20% पैसा हर महीने सरकार के खातों में जाएगा, जो कई अरबों रुपए होता है, और सरकार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश के तमाम सारे बड़े बड़े वित्त मंत्री हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे। तो मैं बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि
एक अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे कि ये संकट को अवसर बदलना है, मैं तो कहता हूं कि एनपीएस को ओपीएस बदलो, ये भी एक अवसर है, एक बड़ा अवसर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही के हिसाब से है, तो आप संकट को अवसर बदलिए, एनपीएस को ओपीएस बदलिए, सरकार की मंदी दूर होगी, कर्मचारी खुश को होगा। और जो कर्मचारी पूरी जिंदगी सरकार को अपना दे रहा है, और सरकार की जिम्मेदारी अगर वो नहीं, सरकार नहीं देगी तो जाए किसके पास, कहां जाए? अभी कोरोना महामारी में कितने एनपीएस के बेचारे शहीद हो गए, उनके परिवार कहां, सड़क पे है, कौन पूछने वाला है उनको? पुष्प वर्षा से उनका परिवार चलेगा क्या? एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि सरकार की जो महामारी में आर्थिक बुनियाद हिल गई है, या एनपीएस बंद करने से सरकार की आर्थिक हालत अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी, यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसको कहना चाहता हूं, और ये मैं जो कह रहा हूं बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर एनपीएस को सरकार वापस करती है तो सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और सरकार शायद इस पर विचार नहीं कर पा रही, इसीलिए सरकार फंसी हुई, वेतन काट रहे हो, भत्ते काट रहे हो, छोटे छोटे कर्मचारी, और किसका काट रहे हो? जो सबसे ज्यादा संकट में काम आया उसी का आप काट रहे हो। इन छोटे छोटे भक्तों के वेतन से, डीए से कुछ नहीं होने वाला है। आप एनपीएस को बैक करिए, आपकी मंदी दूर हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य सरकार का नजरिया क्या है इस पर? सही, ये यूं ही कहिए, गालिब का एक शेर है, उम्र भर गालिब यूं ही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये सरकार की नीयति है, ये सरकार की स्थिति है कि कहां से हमारी मंदी दूर हो, विचार करने के बजाय जो इस कोरोना में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं उन्हीं कटौती कर रहे हैं, जो निहायत चिंतनीय है, गलत है। निश्चित खांडेकर जी, मला सांगा, आम्ही जेव्हा ऑनलाईन आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये आम्ही सर्वे केला, या संदर्भात माहिती घेतली, त्यामुळे मला असं लक्षात आलं की बहुसंख्य जे कर्मचारी आहेत त्यांना ट्विटरचा वापर करता येत नाही। बहुसंख्य कर्मचारी असे आहेत जे त्यांच्यामध्ये ट्विटर विषयी जागृती नाही आहे। मग या आंदोलनाचं काय होणार, कसं होणार या आंदोलनाचं, तुम्ही काय सांगाल याविषयी? नाही, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की कर्मचाऱ्यांना फारसं ज्ञान नाही ट्विटर बद्दल, बरेचसे कर्मचारी याच्याबद्दल अनभिज्ञ आहेत। परंतु मागील 5-6 महिन्यापासून आम्ही ट्विटर आंदोलन करण्याची सुरुवात कशी केली होती की ट्विटरचा वापर कसा करायचा, ट्विटर अकाउंट कसा टॅग करायचा, कसं हॅशटॅग करायचा, याच्या संदर्भात आम्ही पूर्ण 1.5-2 महिना जनजागृती केली आहे। बऱ्याच कर्मचाऱ्यांच्या याच्या संदर्भात ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे। आज तुम्हाला सांगायचं असतं की माझे एक करण्यात आलेलं होतं, 1 लाखाच्या वर, जवळपास 2 लाखाच्या वर कर्मचाऱ्यांनी ट्विट केलेला होता। तर हा आंदोलन संपूर्ण देशभरात आहे आणि 60 लाख कर्मचारी आहेत। 60 लाख कर्मचाऱ्यांपैकी बरेचसे कर्मचारी यांना माहिती आहे या अभियानामध्ये सहभागी होतील आणि जास्तीत जास्त ट्विट करतील, यामध्ये मला आणि आमच्या टीमला मुळीच शंका नाही। ट्विट करणाऱ्यांची संख्या थोडी कमी आहे, परंतु हळूहळू लोक शिकत आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये याच अशाच प्रकारच्या आंदोलनाची संघटनेला गरज आहे। निश्चित खांडेकर सर, आपण जी अपेक्षा केली आहे कर्मचाऱ्याकडून निश्चितच ते पूर्ण होणारच आहे। मैं अभी सीधे विजय बंधु जी से पूछना चाहूंगा, आप पे आरोप है कि अभी कुछ दिनों से हमने देखा है, अब दिख रहा है, और लोगों का भी आप पे आरोप है कि आपका अभियान पुरानी पेंशन का है, लेकिन अब निजीकरण पर भी आप बोलने लगे हो। क्या अब ये पुरानी पेंशन का अभियान निजीकरण का अभियान हो रहा है? क्या बोलना चाहेंगे इस बात? बहुत 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 बढ़िया सवाल है, और जो लोग ये बात सोच रहे थे, आपने अच्छा किया कि अच्छा सवाल पूछ लिया। देखिए, निजीकरण और एनपीएस, इस बात को समझना पड़ेगा, दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। निजीकरण क्या था? पहले पेंशन का निजीकरण एनपीएस है, पेंशन का निजीकरण एनपीएस है, संस्थाओं का निजीकरण निजीकरण है, प्राइवेटेशन है। हमने पहले पेंशन को निजीकरण किया, अब संस्थाओं को निजीकरण कर रहे हैं। तो जब संस्थाएं नहीं रहेंगी, सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, नौकरियां नहीं रहेंगी, तो पेंशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये एनपीएस और निजीकरण, अब तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पास किया है कि एनपीएस और निजीकरण गो बैक, दोनों को एक साथ, अलग अलग इसको ना समझिएगा। अगर अलग अलग समझेंगे तो भूल हो जाएगी। एनपीएस क्या है? पेंशन का निजीकरण, और ये जो निजीकरण बताया जा रहा है, प्राइवेटेशन बताया जा रहा है, ये संस्थाओं का निजीकरण है। जिन संस्था में मैं कर्मचारी हूं, अगर वो संस्था प्राइवेट हो जाएगी तो हमारी नौकरी नहीं रह जाएगी, हम प्राइवेट हो गए। या जो संविदा में लोग काम कर रहे हैं वो क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या है? प्राइवेटेशन है। तो उनकी जो मर्जी यार तनख्वाह सैलरी तय कर दे रहे हैं, जो मर्जी जब निकाल दे रहे हैं, जो मर्जी आप रख दे रहे हैं, क्या है? यही चीज निजीकरण और एनपीएस अलग अलग चीज नहीं। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसका प्रस्ताव पास करके बाकायदे रायपुर के मीटिंग में रखा कि हम निजीकरण और एनपीएस दोनों के खिलाफ है और दोनों के खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। हाँ, एनपीएस जो कर्मचारी हो गया है उसके लिए बड़ी समस्या है, लेकिन निजीकरण उससे बड़ी समस्या। जो हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारा जो साथी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, नौकरी मानना चाहता, जब संस्थाएं नहीं बचेंगी तो उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी वो किस लिए कंपनी से तैयारी करेगा? तो ये निजीकरण और बड़ा बेहद हो जा रहा है। तो इसमें सारे लोगों को साथ देना चाहिए, चाहे वो रेलवे को लेकर के निजीकरण को, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर के निजीकरण, अब तो शिक्षा में भी आ गया, तमाम सारी जगहों पर निजीकरण हो रहा है। इसका जम के विरोध करना पड़ेगा। और अगर हम सब मिलकर निजीकरण का, एनपीएस का विरोध नहीं करें तो आने वाली पीढ़ियां हमको आपको माफ नहीं करेंगी। वो पूछेंगी कि जब देश गुलाम हो रहा था, ये गुलामी है, ये आर्थिक गुलामी है, जब आर्थिक गुलामी हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? तो कम से कम एनएमओपीएस और एनओपीएस से जुड़े साथी ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई को हमने लड़ा है, हमने हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ा है और लड़ेंगे। इसके खिलाफ तगड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। आपका यही कहना है कि जो पैसा कर्मचारियों का जो पगार है, जो वेतन है, वो सरकार अभी निजी कंपनियों में देने जा रही है और निजी कंपनियों का फायदा हो रहा है। तो निजीकरण का मुद्दा लिएगा, निजीकरण खत्म हो जाएगा तो ये पुरानी पेंशन की बात भी आगे आ जाएगी। ठीक है, मुद्दा तो ध्यान में आता है। खांडेकर जी, आप पे भी संघटना की ओर से गंभीर आरोप मैंने देखे हैं और मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की तुमच्यावर असे आरोप आहेत की तुम्ही आंदोलन रद्द करण्यात माहीर आहात। पेन्शन दिंडी तुम्ही इतकी वेळा रद्द केली की तो एक रेकॉर्ड तयार झाला आहे, तरीही तुम्ही कर्मचाऱ्यांना म्हणता की आता आंदोलन करा, आंदोलन करा। काय कर्मचारी तुमच्यावर विश्वास ठेवतील का आणि आंदोलनात उतरतील का? नाही, बरोबर आहे तुमचं, परंतु पेन्शन दिंडी रद्द करण्याचा जेवढा दुःख मला आहे, कदाचित तेवढा दुःख या महाराष्ट्रामध्ये कुणाला नसेल. कारण एवढी मोठी पेन्शन दिंडी माझ्या नेतृत्वामध्ये होणार होती आणि एवढा मोठा आंदोलन एक अध्यक्ष या नात्यानं मी त्याच्यामध्ये रद्द करण्याचा विचार करेन, हे कुठंतरी समजण्याचं योग्य नाही. मुळात हे आंदोलन खूप मोठं होतं आणि याची पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे आंदोलन पुण्यावरनं सुरू होणार होतं आणि आपला 3 हात नाका मुंबईपासून जे ठाण्याचा परिसर आहे तिथून आपण चालत येणार होतो. तर या अंतरामध्ये जवळपास 5 पोलिसांचे कार्यालय पडतात. त्याच्यापैकी जवळपास माटुंगा आणि मुलुंड या 2 याची पोलीस कार्यालयाची परवानगी मिळाली होती आणि नंतर मी जवळपास 8 दिवसापूर्वी मुंबईला दाखवलो राजन गावरे यांच्यासोबत आणि मी स्वतः परवानगीसाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये जात होतो आणि तिथून आम्हाला असंच वाटत होतं की आम्हाला परवानगी सहजरित्या मिळेल. परंतु अगदी आंदोलन 2 दिवसावर आलं आणि त्या आंदोलनाची महाराष्ट्रामध्ये एवढी हवा झाली होती की खुद मुख्यमंत्री त्याच्यामध्ये लक्ष घालून होते, राज्याचे राज्यवित्त आणि अशा परिस्थितीमध्ये 2 दिवसापूर्वी त्यांनी परवानगी नाकारली. आता मुळामध्ये आपण सगळे शासकीय कर्मचारी आहोत. शासकीय कर्मचारी असताना, परवानगी नसताना आपण एखादं आंदोलन करणं हे कुठेतरी नोकरीच्या वर बेसू शकतो. अशी त्यावेळी बऱ्याच आमचे सहकारी होते, त्यांचं मत होतं की आपल्याला परवानगी नसताना जर आपण आंदोलन केलं, आपण सगळे कर्मचारी आहोत, आपल्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे समजा शासनाने केसेस लावले, तर अशा परिस्थितीत आपण काय करणार? कारण आपण कर्मचारी असल्यामुळे आपल्या काही संहिता आहेत, आपले काही नियम आहेत, आपल्या काही मर्यादा आहेत. त्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन आपण काही करू शकत नाही, असं आमच्या बऱ्याच सहकार्यांचं मत झालं. आणि तरी सुद्धा काही सहकारी आमचे शेवटपर्यंत म्हणत होते की आपण पेन्शन दिंडी करूया. त्याच्यामध्ये माझं पण मत होतं की परवानगी किंवा आपण पेन्शन दिंडी करूया. परंतु मग हा विचार आला की आज आपण विना परवानगी आपण एखादं आंदोलन केलं आणि त्याच्यावर जर काही आपल्याला केसेस झाले, काही झाले आणि आपल्यासारखे जे पुढारी मंडळी आहेत ते तर या केसेस हँडल करतील, पण जे सामान्य लोक आहेत त्यांच्यावर जर केसेस लागले तर हे जे चळवळ आहे जुन्या पेन्शनची चळवळ पूर्णतः कोल्यात होऊन जाईल, पूर्णतः ही चळवळ संपून जाईल. आणि म्हणून आपण तो निर्णय घेतला. परंतु अशाही परिस्थितीत मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्हाला आठवत असेल
मुंबईमध्ये सीएसटी रेल्वे स्टेशन पासून तर आपल्या आझाद मैदान पर्यंत म्हणजे हजारो लोक त्या पूर्ण स्टेशन ची वर्दळ थांबली होती आणि हजारो लोक त्या स्टेशन पासून प्लॅटफॉर्म नंबर 16 पासून तर आझाद मैदान पर्यंत एक प्रकारचा मोर्चा काढला होता ज्याची कुठलीही परवानगी नव्हती. तर एवढा मोठा आपण एक प्रकारची रिस्क घेऊन आंदोलन केलेले आहे आणि मला वाटतं की असे हे प्रकार होणार आहेत. आता आपली जी टीम आहे या टीमच्या माध्यमातून या गोष्टी आपण बऱ्याच काही गोष्टी बऱ्याच गोष्टी नव्याने करत असतो. पण आपल्याला या गोष्टीचा मी मान्य करतो की अनुभव थोडासा कमी पडला, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये अशाच प्रकारच्या आक्रमक आंदोलनाची गरज आहे. त्यावेळेस कुठेतरी आमचं मन तयार झालं नाही, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये असे आक्रमक आंदोलन केल्याशिवाय सरकार पेन्शन बद्दल विचार करणार नाही या मतावर मी आता येऊन पोहोचलेलो आहे. आणि रद्द करण्याचा जो विषय आहे तुम्हाला याच्यापूर्वी सांगतो, एक आंदोलन होतं आमचं मुंबईमध्येच एक रॅली होती आणि त्या रॅलीच्या काही दिवसापूर्वीच पुलवामामध्ये आमचे 42-41 जवान मरण पावले. या कालखंडामध्ये पूर्ण मुंबईमध्ये कर्फ्यू लागलेला होता. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही कसं आंदोलन करणार? तरी काही तांत्रिक अडचणी असतात, काही गोष्टी असतात जे नेतृत्वाला विचार करायचा असतो. नेतृत्व तेच चांगल्या नेतृत्वाचे दूरदृष्टीने विचार करतो. आज आपण एखादा आवेशामध्ये एखादं आंदोलन केलं असतं आणि त्याच्यावर काही त्याचे गंभीर परिणाम झाले असते तर ते सुद्धा आपल्यालाच भोगावे लागले असते, आमच्याच सामान्य लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले असते. तर या सगळ्या गोष्टीचा विचार नेतृत्वाला करावा लागतो आणि आंदोलन केल्याशिवाय काय होणार नाही हे तुम्ही लक्षात घ्या. हे लढाई संघर्ष आणि त्यांच्याने संघर्षाने मिळणार आहे. तुम्हाला घरी बसून वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॉट्सअपवर चर्चा करून तुम्हाला पेन्शन मिळणार नाही. तुम्हाला जर आंदोलन करायचं तर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावं लागेल. परंतु आता कोरोनाची परिस्थिती पाहता आम्हाला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करता येत नाही. आणि चळवळ अशी आहे की ती सतत चालू पाहिजे. चळवळ ही चक्रासारखी असते, चक्र हा सतत चालू पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये खंड पडला तर चळवळ कुठेतरी परत मागे जाते. म्हणून कोरोनाचा जरी संकट असेल तरी ते आपले कर्मचारी मृत झालेले आहेत कोरोना काळामध्ये, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण ट्विटरवर आंदोलन करत आहोत. आणि आताच्या घडीला हे आंदोलन अशा प्रकारच्या आंदोलनाचीच गरज आहे. आणि निश्चित जे प्रकार मागच्या काळामध्ये संघटनेच्या माध्यमातून माझ्या नेतृत्वात झाले येणाऱ्या काळामध्ये होणार नाही याची पूर्ण खात्री मी सगळ्यांना देतो. आणि 26 जूनला होणाऱ्या आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हा अशी विनंती करतो. निश्चित खांडेकर सर, आपण जे आपल्या आंदोलन रद्द करण्याच्या बाबतीत आपली ज्यावर जो आरोप करताय त्याचं निश्चित उत्तर लोकांना मिळालं असेलच. तो बंधु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप तो लोगों को दौड़ा रहे हैं, एक साल में बहुत से आंदोलन करते जा रहे हैं, क्या सरकार पुरानी पेंशन देगी? कि जो अभी जो सत्ता में सरकार है, क्या कोई आशा है पुरानी पेंशन की कि सिर्फ दौड़ रहे हैं हम? देखिए, आपने बहुत सही बात कहा कि एनएमओपीएस ने राष्ट्रीय स्तर पर जितने आंदोलन कर डाले हैं, शायद बड़े बड़े कर्मचारी यूनियन या बड़े बड़े संगठन इन 5 सालों के अंदर जो एनएमओपीएस कर दिखाया, शायद ही अपने 50 साल के कार्यकाल नहीं कर पाया. इतना आंदोलन किया गया, सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा से लेकर संसद तक, जो भी वन पड़ा सब किया गया. और नौजवानों ने एक बड़ा जोश, बड़े उम्मीद के साथ इस आंदोलन के साथ जुटे. निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन सरकार को जिस संजीदगी के साथ इस आंदोलन को लेना चाहिए, अभी पता नहीं उन पर क्या दिक्कतें हैं, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों नहीं ले रहे हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आंदोलन को सुना नहीं जा रहा है या अनसुना किया जा रहा है. आज से 5 साल 6 साल पहले आप जाइए, पुरानी पेंशन जैसा कोई शब्द नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई बोलता नहीं था, कोई कहता नहीं था. आज इसी आंदोलन की देन है कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने पर आज ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया. ये एनएमओपीएस की देन है, ये हमारे सारे जो पदाधिकारी हैं, जो एनपीएस कर्मचारी, उनकी बदौलत है. तो निश्चित रूप से नो डाउट हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए हैं, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, या जहां भी आप, पंजाब ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, जहां भी आप ले लीजिए, जिन राज्यों में ले लीजिए, आप कितने के नाम गिनाए, हर राज्यों में आंदोलन हुए हैं और छोटे मोटे नहीं हुए. रामलीला मैदान इतिहास, हम समझते हैं कर्मचारियों के इतिहास में ऐसी बड़ी कभी घटना हुई थी और ना ऐसा कोई क्षमता संगठन रखता है जितना रामलीला मैदान में एनएमओपीएस ने करके दिखाया है. और ऐसे ऐसे राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, चाहे जहां भी आप बात कर लीजिए,
आजाद मैदान मुंबई आप क्या समझ रहे हैं? क्या गैदरिंग थी, क्या लोगों को जोश था। तो लोग तो हम तो सुनते थे कि बंबई में लोगों को फुर्सत नहीं, टाइम बताने का टाइम नहीं है, लेकिन उस आजाद मैदान में इतनी भीड़ हुई तो मुझे लगा कि लोग गलत बता रहे थे बंबई के बारे में। इतनी ज्यादा गैदरिंग हुई, कार्यक्रम में मैं आया, आप सबने बुलाया था मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन हमने बेशक बहुत बड़े किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, जमीन पर भी किए हैं। अब ये दौर ऐसा है तो हम ऑनलाइन के दौर से चलेंगे, इस कोरोना के हिसाब से चलेंगे, शासन प्रशासन निर्देशों के हिसाब से चलेंगे, आंदोलन का जो है उसमें चलेंगे। लेकिन नौजवान न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न टूटने वाला है, न डिगने वाला है, लेकर रहेगा पुरानी पेंशन। ये एनएमओपीएस का नारा है, ये संकल्प है, पुरानी पेंशन लेंगे। अब आदमी कहता है कि यार ये पता नहीं कब मिलेगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भगत सिंह ने कहा होगा, जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा होगा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा होगा कि मुझे आजादी चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा होगा आइए आइए ले जाइए, ऐसा तो नहीं कहा होगा। उन्होंने मना किया होगा और उन्होंने लड़ा होगा। अंग्रेजों का काम था मना करना और भारतीयों का काम आजादी के लिए लड़ना। ये तो ब्रिटिश सरकार थी, वो तो गैर सरकार थी, ये तो अपनी सरकार है, हमने बनाया, हम सबने मिलकर बनाया है। हम से बात करेंगे। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई एनएमओपीएस आंदोलन की, कई सरकारें तो बन बिगड़ रही इसी मुद्दे पर। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, सांस लिए काम नहीं बढ़ रहा, सांस लेने को तैयार नहीं, तो हम जीतेंगे। पुरानी पेंशन के सांस लिए काम नहीं बढ़ रहा है तो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आपसे मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, 110% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बस हमको क्या है, थोड़ा अपनी जिम्मेदारी निभाना है। आदमी सोचता है विजय बंधु बताओ क्या हो रहा है, रितेश जी बताओ आप क्या हो रहा है, सुखजीत जी बताओ क्या हो रहा है, स्त्री पंजना जी बताओ क्या हो रहा है, नहीं, आप क्या कर रहे हो ये थोड़ा हमें भी बताइए। तो हम एक बात बहुत करना चाहते हैं कि इस संगठन में हमको क्या मिला, हमने इस संगठन को क्या दिया, हमने इस आंदोलन को क्या दिया, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा और अपना 100% सबको देना पड़ेगा। सब लोग मिल करके यूनाइट होकर के हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे। हाँ, इस बीच में तमाम सारी भ्रांतियां भी हो रही हैं, कुछ लोगों को पेंशन से ज्यादा पदों की लालच हो गई है, कुछ लालच में भी तमाम सारे लोग इधर उधर सोचते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बैनर है जो लड़ा है, खड़ा है और डटा है, उसके साथ हमें खड़ा होना पड़े। थोड़ा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल किया अपने। एक कोई आता है कहता मैं करा दूंगा, इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा आंदोलन, वो अगर नहीं करा सकता, लोग कह देते हैं कि नहीं करा सकता और आप करा लेंगे जो एक जिले में सीमित है, अजीब सी बात है भाई। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से, कर्मचारियों से, एनएमओपीएस बैनर का मजबूती से हाथ थामे और हमारे जहां एनएमओपीएस के बैनर है, जो हमारे सहयोगी संगठन है, सबके साथ खड़े होकर के इस आंदोलन में अपना योगदान दें, तो फिर हम लड़ाई जीत लेंगे। निश्चित बंधु जी, आपने जो बात रखी, आप में जो जोश है, यो जोश को देख के सभी कर्मचारियों का जोश और भी बढ़ गया है और पुरानी पेंशन जरूर मिलेगी, ऐसा तो मुझे तो लग रहा है। फिर भी मैं खांडेकर सर जी को पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी 3 पहियों वाली सरकार है। पहले तो बीजेपी की सरकार थी, फडणवीस की सरकार थी, तब तो आप जानते किस तरह का उनका बिहेवियर रहा है। लेकिन क्या ये सरकार सोची कि कुछ नई सरकार में कुछ आशा आ रही है, कुछ आशा काही पल्लवी झालेल्या आहेत? निश्चित, कारण याच्यापूर्वी जे बीजेपी सरकार होती ते पूर्ण बहुमताची सरकार होती आणि तुम्हाला माहिती आहे की पूर्ण बहुमताचं जे सरकार असेल तर ते कोणता पण निर्णय घ्यायला मागे पुढे बघत नाही, कोणता पण निर्णय घेण्यासाठी ते म्हणजे विचार करतात, लोकांचा फारसा विचार करत नाही। परंतु हे आता जे महाराष्ट्रामध्ये सरकार आहे हे 3 पक्षाचं सरकार आहे आणि निश्चित आता पूर्वीच्या वेळेस जेव्हा बीजेपीची सरकार आमदारांकडे किंवा बीजेपीचे जे मोठे नेते यांच्याकडे, परंतु आता 3 पक्षाचं सरकार असल्यामुळे काँग्रेसकडे, शिवसेनेकडे आणि राष्ट्रवादी असे 3ही लोक म्हणजे पक्षांकडे आम्ही जाऊन आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो। आणि जेव्हा 3 पक्षाचं सरकार असतं तेव्हा निश्चितच सरकारला धोका असतो आणि ते कसं लोकांना उपयोगाचे हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढतील याचा पण विचार करत असतात। जेव्हा 3 पक्षाचं सरकार असतं किंवा 2 पक्षाचं सरकार असतं तेव्हा एखादी चांगली गोष्ट असेल
लोकहिताची गोष्ट असेल ते लवकरात लवकर माझ्या पक्षाच्या माध्यमातून झाली पाहिजे असे सुद्धा पक्ष विचार करत असतात ज्याचा फायदा त्यांना पुढील निवडणुकीमध्ये त्यांच्या पक्षाला त्याचा फायदा झाला पाहिजे असा सुद्धा विचार पक्षाचे लोक करत असतात. तर एकंदरीत तीन पक्षाच्या सरकारमुळे आमच्या खूप आशा पल्लवित झाल्या आहेत आणि या ठाकरे सरकारच्या काळात उद्धव जे आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे फार विचारी निर्णय घेतात आणि काँग्रेसकडे राष्ट्रवादीकडे आणि शिवसेनेकडे ते पक्षाचे जे महत्वाचे नेते त्यांच्याकडे आमची मागणी घेतू शकतो. तर खूप आशा आमच्या पल्लवित आहे. तो बंधु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो अपना 26 जून को जो आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में क्या आम आदमी भी हिस्सा ले सकते हैं? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, आप सभी कर्मचारी को क्या बोलना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहोगे? देखिए 26 जून को जो हमारा एनएमओपीएस का कार्यक्रम है वो पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है। कोरोना के दौरान जो कर्मचारी शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से डिमांड करेंगे उनके परिवार को सरकार पुरानी पेंशन दे। कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे समाज के लोग हों चाहे देश के अन्य नागरिक हों इस लड़ाई में कि कोरोना जो शहीद हुआ है वो कर्मचारी के लिए नहीं गया है, किसी व्यक्ति के लिए गया, किसी इंसान के लिए गया, कोई परिवार का किसी सदस्य रहा हो, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस है, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी है या जो उसमें भी लगे हुए लोग हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? इस मानवता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हमारे लिए जो शहीद हो गए, इस कोरोना के लिए शहीद हो गए और मरीजों को ठीक करते करते और संक्रमित लोग को शहीद हो गए, तो सबका फर्ज बनता है कि इसमें सहयोग करें और उनको श्रद्धांजलि देना। हम उनसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप उन्हें नमन करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें और सरकार से डिमांड करें कि इनके परिवार में जो परिवार सड़क पे आ गया है उन परिवारों को सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी सेवा सुरक्षा और उसकी बुढ़ापे की जो लाठी है पुरानी पेंशन, जूनी पेंशन, उसको बहाल करे। तो सरकार से हम लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक डिमांड कर रहे हैं। रही बात अपने जो कर्मचारी समाज है उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप इधर उधर की बातें साथ छोड़ करके 26 जून को इस हिंदुस्तान के इस तरह का एक नया अभियान है, इस नए अभियान में आप शामिल होइए क्योंकि नए दौर में नए ढंग से ही काम करना पड़ेगा। इसमें शामिल हो। मैं कहता हूं गुटों की सीमाएं तोड़ दें, संगठनों की सीमाएं तोड़ दें, पदों की सीमाएं तोड़कर सब लोग एकजुट होकर के एक साथ 26 जून को 12 बजे से 3 बजे तक जो कार्यक्रम रखा गया है निश्चित उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। और लास्ट में अपनी बात ये कहते हुए कि एनएमओपीएस है क्या, ये मूवमेंट है क्या, उस 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। एनएमओपीएस की भावना समझिए, एनएमओपीएस का बैनर की भावना क्या समझिए। एनएमओपीएस है क्या? साझा मंच है, साझी विरासत है। हमने हिंदुस्तान को सुना था कि विभिन्नताओं का देश है, अनेकता में एकता का देश है, लेकिन एनएमओपीएस के बैनर तले हमने उसको अपने जीवन में देखा है। जहां भाषा नहीं समझ आती है वहां भाव समझ में आ रहा है। एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक। भाषा नहीं समझ में आ रही लेकिन भाव समझ में आ रहा है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं साझा मंच है, साझी विरासत है, साथ खड़े हो जाओ साझी ताकत है, साथ खड़े हो जाओ साझी ताकत है। फिर किसी में अपने हकों को नजरअंदाज करने की नहीं हिम्मत है। ये सही मौका है, यही वक्त की नजाकत है, यही वक्त की नजाकत है। ये मैं सारे लोगों से अपील करते हुए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बंधू जी और धन्यवाद खांडेकर जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आतापर्यंतच्या सर्व चर्चेतून असे लक्षात येते की या कोरोना महामारीच्या कालखंडामध्ये मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणे हा त्यांचा हक्क बनतोय। जे नागरिकांच्या सुरक्षतेसाठी आणि सोबतच त्यांच्या सेवेसाठी अहोरात्र राबत आहे असे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळणं त्यांचा हक्क बनतं। त्यामुळे लाखो आणि सर्व कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घ्यायला पाहिजेत आणि सरकार निश्चितच याचा विचार करेल हे आपल्याला कळणारच आहे। तोपर्यंत पाहत राहा आपलं हक्काचं चॅनल द एम्प्लॉई आणि सबस्क्राइब आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।